Come on, dear students. Are you well? If yes, then it's very good. And I hope you would be well at your home. Let us discuss about historical events which took place in Europe. In previous session, we already discussed about the conservative feelings which spread in Europe after 1815. 1815 के बाद जब नेपोलियन का अंत हुआ, नेपोलियन के युग समाप्त हो गए, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव फीलिंग्स स्टार्ट हुआ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कंजर्वेटिव्स लोगों का अपना एक सोच था, उनकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी थी, थ्रू विच दे wanted to establish conservative institutions like monarchy and such form of political order in Europe. But revolutionaries and nationalists also existed there, and the feeling of nationalism and revolutionaries ideology did not end there, did not collapse there, ये भी जिंदा रहा। बाद में चल करके यह फिर से उस संस्थाओं को रिस्टोर करने में सफल हुआ जो फ्रांस की क्रांति से उपज के यूरोप में आए थे। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। We will be discuss about this under the heading the age of revolution from 1830 to 1848. This was a period of nearly 18 years. Within this period, many revolutionary events took place in the different places of Europe. When conservative regime tried to consolidate their ideologies, nationalism and revolutionaries ideology also existed there, and they also tried to spread their ideology in whole Europe. Some prominent poets, writers, some prominent philosophers led this movement. Particularly, this movement was led by new middle class, among which professionals, doctors, professors, lawyers, all were existed, included. This what event, the first upheaval took place in 1830 in France, when conservative government collapsed and new form of that monarchy collapsed and a constitutional monarch came into existence. This was a very prominent event in the history of Europe within 1830 to 1848. 1830 ईस्वी में फ्रांस में फिर से व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, और वो जो कंजर्वेटिव युग में मोनार्की को लाया गया था, वो बबर्न डायनेस्टी फिर से जो स्थापित करी गई थी उसकी समाप्ति कर दी गई और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहाँ पे लाया गया।
ये व्यवस्था, ये जो नई व्यवस्था फ्रांस में आई, इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। पूरे यूरोप की आइडियोलॉजी को इसने फिर से प्रभावित करना शुरू किया और प्रभावित किया। I want to clarify us what fact here, that Europe was in leading condition of whole Europe at that time. This was not in 1930 to 1830 to 1848, but this was from very beginning, from French Revolution, क्योंकि जो नई आइडियोलॉजी आई वो फ्रांस से ही जन्म हुआ। तो फ्रांस का इम्पोर्टेंस उस समय यूरोप के राजनीति में बहुत ही प्रबल था। इसको कोट करते हुए ड्यूक मेटरनिक ने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस एस्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, जब फ्रांस को सर्दी होती है, जब फ्रांस को छींक होती है, तो पूरे यूरोप के लोग सर्दी से ग्रसित हो जाते हैं। ये मैटरनिस का ये कोटेशन फ्रांस के पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस थे उसको दर्शाता है। चलिए, फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाया गया, इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। 1821 ईस्वी में आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी को समझ लीजिए। ग्रीक एक ऐसा देश है यूरोप में जो कल्चरली बहुत ही साउंड था एंशिएंट पीरियड में, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की आप शुरुआत देखते हैं, जिसका शुरुआत आपको यूरोप से हुआ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप दुनिया में देख रहे हैं, इसका जो प्रतिस्थापित करता माना जाता है वो ग्रीक सिविलाइजेशन को माना जाता है। आधुनिक सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से ग्रीक सभ्यता की उपज मानी जाती है, ऐसा यूरोप के भी बहुत सारे विद्वान मानते थे। और ग्रीक को एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था यूरोप के इतिहास में। जब ग्रीक में इंडिपेंडेंस का वॉर शुरू हुआ, तो मेनी पोएट्स, मेनी फिलोसफर, मेनी big guns of society helped the Greek independence in Europe, because they thought that Grecian civilization is the key word of modern civilization. उन लोगों का सोच था, पहले ग्रीस आपको ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, तो ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, और उससे ग्रीक को स्वतंत्रता दिलाने की चाहत लगभग यूरोप के प्रत्येक देश और प्रत्येक जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों की थी, और उन लोगों ने बहुत हद तक ग्रीक सिविलाइजेशन को इसमें मदद किया। इसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, जिन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा फंड जुटाया और खुद भी ग्रीक वॉर में लड़ने गए, जहां 1824 ईस्वी में फीवर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, लंबे समय तक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला, पूरे यूरोप के लोगों को ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प मिलता रहा, एंड लास्टली ग्रीक बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832।
This becomes possible with the Treaty of Constantinople. Treaty of Constantinople took place in 1832, and now Greek became an independent nation in Europe. ये जो आप रिवॉल्यूशन के दौर को देख रहे हैं, ये कुछ ही देशों में नहीं था, लगभग पूरे यूरोप में अपना पांव ये पसार चुका था। आपको जर्मनी हो, पोलैंड हो, आपको ओटोमन एम्पायर के जो प्रोविंस थे वो हो, सारे जगहों पे एक नई आइडियोलॉजी जन्म ले चुकी थी और लोग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को हटा करके जो एब्सोल्यूट मोनार्की था उसको हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते थे। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से 1832 ईस्वी में ग्रीक नेशन का एक इंडिपेंडेंट ग्रीक नेशन की स्थापना ही हुई और इसके बाद आपको शुरू होता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कैसे एक नए तरह की व्याख्याएं, एक नए तरह का आइडियोलॉजी यूरोप के इतिहास में आया जो रोमांटिसिज्म था। इस पे अभी चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट सेशन में संभव नहीं है। ओके, स्टे एट होम and keep yourself safe.